उधर 5 जून को आफताब श्रद्धा की लाश के आखिरी टुकड़ों को महरौली के जंगल में ठिकाने लगा रहा था। इधर ठीक 5 जून को ही महरौली के जंगल से दूर पूर्वी दिल्ली में एक आदमी के लाश के अलग अलग टुकड़े मिलते हैं। उधर आफताब का फ्रिज खाली हो चुका था। इधर फ्रिज में अब भी लाश के टुकड़े बाकी बचे थे। आफताब और श्रद्धा लिव इन में रह रहे थे, लेकिन इस केस में आरोपी कातिल एक के साथ नहीं बल्कि 2 इत्तेफाक की बात देखी कि जब श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को दिल्ली पुलिस महरौली के जंगलों में ढूंढ रही थी, जब उस फ्रिज और टुकड़ों के बारे में दिल्ली और देश भर में बातें हो रही थी, आफताब और श्रद्धा की कहानी टीवी और अखबारों में सुर्खियां बनी हुई थी, तब ठीक उसी वक्त इसी दिल्ली के एक और घर में 2 लोग इस खबर पर बराबर नजरें गड़ाए थे। शायद उन्हें पता था कि छतरपुर के घर से निकली कहानी उनके घर में कैद कहानी से हूबहू मिलती है। तो चलिए श्रद्धा पार्ट 2 की अब पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक महिला की एक शादी और 2 लिव इन की कहानी है। 5 जून को पांडव नगर पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिलती है। खबर ये थी कि रामलीला मैदान की झाड़ियों में प्लास्टिक का एक बैग लावारिस पड़ा है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, बैग खोलती है। बैग के अंदर से एक इंसानी पैर मिलता है, सड़ी हालत। आसपास की तलाशी लेने पर थोड़ी ही दूरी पर प्लास्टिक का एक दूसरा बैग भी मिलता है, इसमें भी एक पैर था। इसके बाद अगले 3-4 दिनों तक इसी रामलीला मैदान की झाड़ियों से अलग अलग कुछ और प्लास्टिक के बैग मिलते हैं। इन सभी बैग में कुल मिलाकर 2 पैर, 2 जांघ, 2 हाथ और एक सिर बरामद होता है, पर चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं था। इसके बाद पुलिस की टीम पूरे इलाके को छान मारती है, लेकिन लाश का कोई और टुकड़ा नहीं मिलता। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस बरामद लाशों के टुकड़ों को लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में सुरक्षित रखवा लेती है। इसके बाद बाकी इलाकों की भी तलाशी लेती है, मगर कोई और टुकड़ा नहीं मिलता। रामलीला मैदान में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। उसके बाद लगातार 3 दिन तक तो शुरू में दो पैर, 2 थाई, फिर एक स्कल मिला एक दिन, उसके बाद एक बाजू का हिस्सा मिला। तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहाँ मैदान से, और वहाँ एक 420 नंबर FIR PS पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। इसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई। पहले तो ये बॉडी को आइडेंटिफाई करने की, UID भी बॉडी थी, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। इसी कारण इस केस में कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। तो उसी कारण, क्योंकि काफ़ी वो था, ग्रुसम मर्डर लग रहा था कि बॉडी पार्ट्स हुए हैं, उस कारण हमारी कई टीम्स उस पर काम कर रही थी। कत्ल बड़ी बेदर्दी से किया गया था, मामला संगीन था, लिहाजा मामले की जांच लोकल पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। मगर कातिल तो छोड़िए, मरने वाले के बारे में ही कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, सिवाय इतने कि लाश किसी पुरुष की है। इसी के बाद एक स्पेशल टीम तैयार की जाती है। सबसे पहले पुलिस आसपास के तमाम थानों से ये पता करने की कोशिश करती है कि कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। पूर्वी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सरहद से लगते उत्तर प्रदेश के कुछ थानों को टटोला जाता है, मगर कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। रामलीला मैदान के आसपास के तमाम CCTV फुटेज को भी खंगाला जाता है, फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता। वक्त बीतता जाता है। कई महीने बीतने के बाद आखिरकार पुलिस तय करती है कि वो रामलीला मैदान के आसपास तमाम CCTV फुटेज को एक बार फिर से तसल्ली से जांचे।
आखिरकार पुलिस को पहली कामयाबी हाथ लगती है। रामलीला मैदान के करीब एक सीसीटीवी फुटेज में 31 मई और 1 जून की रात 2 लोग बैग लिए रामलीला मैदान की तरफ जाते दिखाई देते हैं। दोनों वापसी में भी नजर आते हैं। फुटेज से इतना साफ हो जाता है कि उन दो में से एक महिला है और एक पुरुष, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन दोनों का चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज से ही पुलिस के हाथ एक और तस्वीर लगी। ये तस्वीर 1 जून के दिन की थी। इसमें भी एक पुरुष और महिला प्लास्टिक बैग लेकर रामलीला मैदान जाते नजर आते हैं, पर इस बार भी चेहरा ठीक से कैद नहीं हो पाया था। फिर भी पुलिस आसपास के तमाम इलाकों में इन दोनों को तलाशने का काम करती है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। इस दौरान पुलिस की एक टीम रामलीला मैदान के इर्द गिर्द की हर कॉलोनी में घर घर जाकर लोगों से पता करती है कि कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता। अब तक 6 महीने बीत चुके थे। अब जून से नवंबर आ चुका था। डोर टू डोर यानी घर घर जाकर पुलिस की पूछताछ ने 6 महीने बाद आखिरकार अपना रंग दिखाया। पता चला कि त्रिलोकपुरी का रहने वाला अंजन दास नाम का एक शख्स पिछले करीब 5-6 महीने से गायब है। पुलिस ने थाने से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तलाशने की कोशिश की तो पता चला कि अंजन दास की मिसिंग रिपोर्ट कहीं किसी थाने में लिखवा ही नहीं गई है। ये बात बेहद अजीब थी। आखिरकार पुलिस अंजन दास का पता ढूंढते ढूंढते त्रिलोकपुरी उसके घर जा पहुंची। जब पुलिस घर पहुंची तो उसे वहां एक महिला और एक नौजवान नजर आया। पहली बार पुलिस की आंखें चमकी। सीसीटीवी फुटेज की वो तस्वीरें नजरों के सामने कौंध गई। अब पुलिस ने पूछताछ शुरू की। महिला का नाम पूनम देवी था और नौजवान का दीपक। दीपक पूनम का बेटा था। पहले तो दोनों पुलिस को उलझाते रहे, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में ये साबित हो गया कि अंजन दास 6 महीने पहले तक इसी घर में पूनम और दीपक के साथ रहा करता था। अब तक लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में रखे लाशों के टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच भी हो चुकी थी। बाकी रही सही कसर घर की तलाशी ने पूरी कर दी। पूनम और दीपक के घर से पुलिस को उनका वो कपड़ा मिल गया जो इन दोनों ने 31 मई और 1 जून को लाशों के टुकड़ों को ठिकाने लगाते वक्त पहना था, और जिन कपड़ों में ये दोनों सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके थे। अब झूठ की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, लिहाजा पूनम और दीपक दोनों ने अब कहानी सुनानी शुरू कर दी। पुलिस को एक सीसीटीवी मिलता है। उस सीसीटीवी में एक महिला और एक लड़का इस जो बॉडी पार्ट्स है उसको इस पार्क में आते हुए, और उनके पास बैग जो था, बैग में वो लेकर आते हुए, क्योंकि बैग में मिला था पहला बॉडी पार्ट, वो उनके हाथ में दिखा था, लेकिन उन महिला और पुरुष की पहचान नहीं हो पा रही थी। तकरीबन 6 महीने के बाद पुलिस ने पहचान की आरोपियों की, और जब उनके घर पहुंची, पूनम और दीपक नाम था, तो वहां पर जाके पुलिस को पता लगा कि अंजन दास जो पूनम का पति था वो पिछले काफी दिनों से लापता है, नजर नहीं आ रहा। पुलिस की टीम ने जब पूनम से, दीपक से, अंजन दास के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनको नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने उनके घर की छानबीन की तो उनके घर से वो कपड़े बरामद हो गए जो सीसीटीवी में दोनों ने, पूनम ने और दीपक ने पहने हुए थे। उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने माना कि उन्होंने 30 मई की रात को घर के अंदर अंजन दास की हत्या की